हेलो 12th क्लास स्टूडेंट, कैसे हो? बढ़िया। तैयारी चल रही है। अब जनवरी आ गया और जनवरी भी आपकी समझ लीजिए कि 9-10 दिन भी जनवरी भी निकल गया। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो अब मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी में जो न्यूमेरिक है, जहाँ आपको डाउट हो रहा है जिस चैप्टर में, आप उसका मुझे मैसेज करिए और मैं कोशिश करूँगी कि उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितना पॉसिबल होगा आपको उसकी वीडियोस देने की कोशिश करूँगी न्यूमेरिक के। तो आज मैंने आप ही लोग में से किसी एक स्टूडेंट की डिमांड पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपैरेटिव बैलेंस शीट का न्यूमेरिक लेकर आई हूँ। तो कोशिश करती हूँ और आप लोग भी कोशिश किया, आप लोग भी पूरा प्रयास करिए कि हम लोग को जो भी न्यूमेरिक है छोटे छोटे, बहुत बड़े वाले, बहुत क्रिटिकल वाले के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका तो इतना पता है आपको कि लगभग 50 to 55% तक तो आपकी थ्योरी है। उसके बाद आपके 40-45% के लगभग आपका न्यूमेरिक पोर्शन आता है। तो उसमें कम से कम जो इजी है, बिल्कुल एकदम फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे स्कोर होंगे। और साथ के साथ ही चूंकि मेरे जितने भी वीडियो है मैंने कोशिश किया है कि उन सभी में हर चैप्टर का थ्योरी भी क्लियर हो, आपको फॉर्मेट भी क्लियर हो और उसके बाद न्यूमेरिक भी क्लियर हो। तो इसके लिए आज हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट से एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है और उसको आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी हो सकता है। किसी कंपनी के लिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता क्या, पहले उसको समझिए, फिर उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, जब कभी कभी हमारे पास किसी क्वेश्चन गिवन होता है 2 और मोर देन 2 इयर्स के हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उसे लायबिलिटी एसेट्स वगैरह के बीच में कंपेयर करके देखते हैं कि लास्ट ईयर और इस ईयर या लास्ट ईयर से पहले लास्ट 2-3 इयर्स के कंपनी के पास कितने एसेट्स थे, कितने लायबिलिटीज थे, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, क्या चीज़ क्या डिक्रीज हुई है, और अगर हुआ है इंक्रीज या डिक्रीज तो उसका परसेंटेज क्या है। इसी के लिए हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं। या इस क्वेश्चन में मैंने जो लिया है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, बहुत छोटा सा लिया है। बैलेंस शीट का जो कंपनी के बैलेंस शीट कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लोगों ने तो पीछे पढ़ाई है। तो यहाँ पर हमने लिया है कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि एक कंपनी है, उसकी इक्विटी शेयर्स यानी कि समता अंश पूंजी दिया हुआ है 2020 का और 21 का दिया है। डिवेंचर्स भी दिए हुए हैं, ऋण पत्र भी दिया है। 2020 में इक्विटी हमारे 10 लाख थे और 21 में भी 10 लाख थे, यानी कि इक्विटी में कोई चेंज नहीं है। हमारे जो डिवेंचर्स है 20 में 5 लाख और 21 में 3 लाख के। रिजर्व सरप्लस क्या है, वो 5 लाख और 10 लाख। करंट लायबिलिटी 10 लाख 17 लाख। चालू दायित्व, करंट एसेट्स, चालू संपत्तियां 10 लाख 20 में और 21 में 15 लाख। इसी तरह से दिया फिक्स एसेट्स 15 लाख 10 लाख, इन्वेस्टमेंट 5 लाख और 15 लाख। ये जो भी क्वेश्चन में जितना भी गिवन है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके माइंड में अगर सेट है तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं और उसमें इक्विटी लायबिलिटी में जो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं वो हम लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में, अब देखिए कि शेयर होल्डर फंड्स में कौन कौन सी चीजें होती है जो हमारे पास यहाँ गिवन है। शेयर होल्डर फंड तो ऊपर तो लिखा नहीं, लिखा है नहीं, तो हम लोग जानते हैं शेयर होल्डर्स फंड में अगर आपने बैलेंस शीट का पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें हमारे इक्विटी शेयर्स आएंगे और रिजर्व सरप्लस। इक्विटीज आ जाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया और हमारे इसमें रिजर्व एंड सरप्लस आता है। दोनों गिवन है ऊपर क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर भी गिवन है और रिजर्व सरप्लस भी गिवन है। इक्विटी शेयर कितना दिया है, 20 में भी 10 लाख और 21 में भी 10 लाख, तो हम लोग पुट कर लेंगे 20 में भी 10 लाख और 21 में भी 10 लाख।
में नहीं आता है उसमें कभी रखेंगे, अभी बताती हूँ डिबेंचर कहा जाएगा। रिजर्व सरप्लस हमारा 5,20,000 में है और 21 में 10 लाख है। 5 लाख और 10 लाख। साथ साथ समझते चलते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिखा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में पर्टिकुलर लिया है 2020 के अमाउंट्स, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन वो लिखेंगे, जो भी डाटा हमारे पास है 21 का लिखेंगे। फिर एब्सोल्यूट चेंज दोनों में कितना चेंज है, कितना अंतर आ रहा है 2020 से 21 में, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो अमाउंट इधर पुट करेंगे। फिर उसका हम लोग 7% निकालेंगे। ठीक है, पहले मैं जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेती हूँ और उसके बाद फिर एक एक करके सबका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज इसको निकालेंगे। हम लोग इक्विटी लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड में इक्विटी, शेयर कैपिटल और सरप्लस और रिजर्व ये हम लोग कर लिया। अब यहाँ पे ये तो हो गए हमारे, दो हो गए। अब दिया है डिबेंचर। डिबेंचर किस में आता है? डिबेंचर जो आता है ये भी लायबिलिटी है, बट ये कैसा लायबिलिटी है? ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत हमारा डिबेंचर आएगा। तो सेकंड नंबर पर हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स 5 लाख 2020 में और 21 में 3 लाख डिबेंचर्स 5 लाख और इधर दिया है 3 लाख। और कोई ऐसी चीजें बची है? देखो डिबेंचर भी हो गया, इक्विटी हो गई, डिबेंचर हो गया, रिजर्व सरप्लस, और कुछ लायबिलिटी दिख रहा है आपको? हाँ, इसके बाद रिजर्व सरप्लस के बाद करंट लायबिलिटी है, तो इसे भी ले लेंगे। करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज में देखेंगे तो 2020 में 10 लाख और 21 में 17 लाख। 10 लाख और 17 लाख। अब आई थिंक कुछ भी लायबिलिटी में नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बचा है। अब जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सभी असेट्स है, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट भी असेट्स में ही आएगा और इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टाइम के लिए किया जाता है, तो ये भी नॉन करंट असेट्स में आएगा। असेट्स में 2 पॉइंट्स होते हैं, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। तो इसे भी हम नोट कर लेते हैं, पहले इतना नोट कर लेते हैं। लायबिलिटी का कंप्लीट हो जाए तो इसको क्लोज कर देंगे और उसके बाद फिर हम लोग असेट्स का लिखेंगे। असेट्स में आपका सबसे पहले हो गया करंट एसेट्स दिया है और नॉन करंट दिया है। असेट्स, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में देखिए क्या क्या है। एक तो आपके फिक्स असेट्स, ये करंट नहीं है, वर्तमान में से रिलेटेड नहीं है, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट भी है, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो ये भी करंट असेट्स नहीं है। ये भी दोनों ही हमारे किसमें जाएंगे? नॉन करंट असेट्स में जाएंगे, फिक्स असेट्स भी और इन्वेस्टमेंट भी। E fixed assets, B non-current assets, और करंट असेट्स वाला से भी है। नंबर 2 पे हमने कर लिया करंट असेट्स। अब देखिए नॉन करंट असेट्स में हमने लिया है फिक्स असेट्स और इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स असेट्स देखिए कितने, 15 लाख और 10 लाख। 2020 में 15 लाख और 21 में 10 लाख। ये 15 लाख हो गए और इधर 10 लाख। नॉन करंट फिक्स असेट्स और एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट भी हमारा इसी में आएगा,
नॉन करंट असेट्स में ही आएगा। इन्वेस्टमेंट देखिए कितना है 5 और 15, 5 lakhs और 15 lakhs इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को ही हम लोग ने नॉन करंट में रखा है, ये भी करंट नहीं है। और सेकंड है फिर लास्ट में जो हमारा दिया है करंट असेट्स। करंट असेट्स यानी चालू संपत्तियां कितने दिए 10 लाख और 15 लाख। 20 में 10 लाख 10 लाख और 21 में 15 लाख। हम लोग के पास जितना भी गिवन इंफॉर्मेशन था, जो क्वेश्चन में गिवन था, उसको हम लोगों ने क्या किया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया और साथ साथ में जो कुछ भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है ये दिया। अब हमें क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट चेंज निकालने के लिए एब्सोल्यूट में क्या चेंज हुआ है दोनों ईयर्स में 2020 में और 21 में, दोनों में कंपेयर करके देखना है कि क्या चीज है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर्स कैपिटल में देखते हैं 10 लाख 20 में भी था और 21 में भी 10 लाख है, इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, परसेंटेज भी चेंज नहीं होगा। रिजर्व सरप्लस पहले 20 में 5 लाख के रिजर्व था, 21 में 10 लाख का हो गया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 20 में 5 था, 21 में 10 लाख हो गया। इसका मतलब कि 5 लाख का इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग 5 लाख का इंक्रीज दिखा देते हैं। फिर इसका परसेंटेज भी निकालेंगे, साथ के साथ आप चाहो तो परसेंटेज निकाल सकते हो कि कितना परसेंट आपका इंक्रीज हुआ। 5 लाख पहले था, अभी फिर 5 लाख का हो गया। यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे आपका 100% का इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए हम लोग देखते हैं नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिबेंचर 5 लाख के पहले थे, अभी 3 लाख के हैं। यानी 20 में 5 लाख का डिबेंचर था, अभी 21 में 3 लाख का है। यानी कि 2 लाख का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका जो वैल्यू है, मूल्य है, वो 2 लाख से कम हो रहा है। तो इधर हम लोग लिखेंगे -2 लाख। करंट लायबिलिटी 20 में 10 लाख और 21 में 17 लाख। तो 10 और 17, 7 लाख यहाँ पे इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे, डिक्रीज होगा तो उसको माइनस में लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद इनका अभी यहाँ पे हमारा लायबिलिटी कंप्लीट होता है, तो लायबिलिटी 2020 का और 21 का, उन दोनों का भी हम लोग टोटलिंग कर लेंगे। 10, 20, 30 लाख 30 लाख आ रहा है 2020, 21 में 70 और 20, 30, 40 लाख, 21 में 40 लाख। अगर हम लोग चेंज की बात करते हैं तो 20 से 21 के बीच में हमारा जो टोटल लायबिलिटी है, वो टोटल लायबिलिटी 10 लाख का चेंज होगा। 10 लाख की लायबिलिटी चेंज होगी। अब चाहो तो परसेंटेज भी साथ साथ कर लो कि परसेंटेज में कितना चेंज हो रहा है, या फिर असेट्स के भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल लो चेंज। चलो इसका भी निकाल लेते हैं, असेट्स का भी। असेट में फिक्स असेट्स 20 में 15 लाख के थे और 21 में 10 लाख के। दैट मीन्स कि यहाँ भी 5 लाख का डिक्रीज हो रहा है। हमारे फिक्स असेट्स देखिए 15 लाख से 20 में थे और 21 में 10 लाख के, तो 5 लाख का डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम -5 लाख लिखेंगे। इसके इन्वेस्टमेंट 20 में 5 लाख, 21 में 15 लाख। इन्वेस्टमेंट हमारा 10 लाख का इंक्रीज हो रहा है, 10 लाख का वृद्धि हो रही है इन्वेस्टमेंट में हमारे, जबकि स्थायी संपत्तियों में 5 लाख की कमी आ रही है। इसी तरह से जो करंट एसेट्स है वो 20 में 10 लाख के और 21 में 15 लाख के, यानी कि जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो भी 5 लाख के बढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चों लिखने में हाथ पूरा एकदम ठंडे हो जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। चलो परसेंटेज निकालते हैं। तो परसेंटेज के लिए आप लोग वर्किंग कर लेंगे।
वर्किंग नोट में साइड में या जहाँ आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो रहा होगा उसके नेक्स्ट पेज पे नीचे आप अलग से करेंगे। वर्किंग नोट भी आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में जरूर करना चाहिए। वर्किंग नोट से आपको पता चलता है कि बच्चे ने भाई खुद से किया है या उसको कितना नॉलेज है, तो वर्किंग नोट तो जरूर होना चाहिए। हम लोग वन बाय वन निकालते चलते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल का निकालते हैं। इक्विटी और शेयर कैपिटल में 20 में 5 लाख था, इधर 5 लाख का, ये तो पूरा पूरा दिख रहा है कि यहाँ पे 100% 5 lakhs अपॉन 5 lakhs into 100, ये पूरा आपका 100%, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ये तो यहाँ पे 100, ठीक है। यहाँ देखो 5 lakhs था, 3 lakhs हो गया, 2 lakhs के यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। हमारे डिवेंचर्स में जो सेकंड पॉइंट डिवेंचर का निकाल रही हूँ, डिवेंचर डिक्रीज कितने से हुए, 2 लाख से डिक्रीज हुआ है, और पहले डिवेंचर था 5 लाख का। 2020 था उसी को हम लोग बेस मान रहे हैं, जो हमारा प्रीवियस ईयर है उसी के में जो अमाउंट गिवन है उसी को बेस मानते हुए हम लोग कर रहे हैं। 0 हमको सारे 40% डिवेंचर, 40% करंट लायबिलिटी। देखो थर्ड नंबर पे करंट लायबिलिटी देखेंगे तो 7 लाख का इंक्रीज हो रहा है, तो 7 लाख के ऊपर लिखा होगा। ये सब तो छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब आपको बिल्कुल पता होगा। %70% हो रहा है, ये -40%, ये माइनस में था, ये -40%, ठीक है। अब हम लोग टोटल लायबिलिटी का अगर निकालेंगे तो 2020 में लायबिलिटी 30,000 था, 21 में 40,000 हो गया, और मीन्स की 10 लाख लायबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो जो टोटल लायबिलिटी का परसेंटेज निकालेंगे तो 10 लाख अपॉन 3 lakhs, 30 lakhs, सॉरी, हंड्रेड अपॉन 3, ये कितना आ रहा है हमारा 33.33। इसी तरह से परसेंटेज निकालना तो आप लोग सब जानते ही हो, आप इनका भी निकाल लोगे, फिक्स एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट, और ये भी क्विक निकाल लेंगे हम लोग। फिक्स एसेट्स 5 लाख का डिक्रीज हो रहा है, तो फिक्स एसेट्स में निकालेंगे, माइनस में, तो माइनस में आप निकाल लो 5 लाख अपॉन 15 lakhs, यहाँ भी 30, ये भी आएगा माइनस में 33.33। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट आप देखते हैं, इन्वेस्टमेंट 10 लाख से डिक्रीज हुआ है, सॉरी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, फिक्स एसेट से डिक्रीज हुए हैं, 10 लाख अपॉन में 5 लाख। और 50, 200, और लास्ट बचा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारा कितना है 5 लाख का, 5 लाख ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये 50%, 10 लाख 20 में था, इसका आप निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा, 5 लाख अपॉन 10 लाख into 100। ये आपका 50%। अब इसके बाद जैसे लायबिलिटी का टोटल किया था, असेट्स का भी टोटल कर लो, और फिर फाइनली देख लो कि असेट्स कितने से इंक्रीज हो रहा है और कितने से आपका ये डिक्रीज हो रहा है। इनका भी टोटल करके इस तरह से निकाल सकते हैं।
बस जैसे यहाँ किया वैसे सेट करो। तो 15, 20, 30 भाई बैलेंस शीट है तो इक्विटी लायबिलिटीज इक्वल भी आने चाहिए। देखो 2020 का आपका लायबिलिटी 30 लाख और असेट्स भी 30 लाख के आपके हो गए। 2021 या देखो 30, 40, 21 में लायबिलिटी 40, असेट्स 40 लाख आ गए। यहाँ पे असेट्स भी 10 लाख से इंक्रीज हो रहा है, इसका भी परसेंटेज निकालोगे तो ये आएगा आपका 33.33। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है कि शायद इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगा समझने में। और बाकी जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने न्यूमेरिक एग्जाम्पल सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो आपको जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, जो क्वेश्चन अच्छे से थोड़े समझ में आ रहे, लग रहे कि पेपर में आएगा तो इसको मैं कर लूंगा कर लूंगी, तो उसको ज्यादा फोकस करो। उसको ज्यादा, कई बार क्या होता है कि हमने जो ज्यादा मुश्किल वाला है उसी को बस पढ़ते रहे, इजी वाले चैप्टर छोड़ दिए और पता चला इजी वाले एग्जाम में आ गया, उसको भी नहीं कर पाए। तो मैंने एक बहुत सिंपल वे में और एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो बच्चों ध्यान से समझिए और इसी टाइप के क्वेश्चंस की और खूब प्रैक्टिस करिए। ये बैलेंस शीट का है, इसी तरह से हम लोग इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही।